प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان मुख्ताला फ़ख़ूरा। और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो और माँ बाप से अच्छा सलूक करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी और पास बैठने वाले साथी मुसाफिर और अपने ग़ुलाम के साथ अच्छा सलूक करो। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला ने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई है और इनके साथ एहसान का ऐसा ही हुक्म दिया गया है जैसे वालिदैन, रिश्तेदार, यतीमों और मस्कीनों के साथ एहसान का हुक्म फरमाया है। सूरतुन निसा में इरशाद है, और माँ बाप के साथ एहसान करो, बल्कि करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, नज़दीक और दूर के पड़ोसियों और साथ वालों से और मुसाफिरों और ग़ुलामों से एहसान किया करो। इस आयत में पड़ोसियों के साथ एहसान की ताकीद की गई है। हदीस में ये बात इस तरह बयान की गई है, जो कोई अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को ना सताए, और जो कोई अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी का इकराम इज़्ज़त करे। पड़ोसी को सताना सख्त गुनाह है। मुसलमान पर पड़ोसी की इज़्ज़त लाजिम है। जो कुछ अपने लिए पसंद करें वैसी ही चीज़ अपने पड़ोसी के लिए पसंद करें। हमें चाहिए कि हम खुश दिली से मुलाकात करें, खैरियत पूछें, ज़रूरत के वक्त मुनासिब मदद करें। अगर हम पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा। मसलन अगर हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है तो हमें चाहिए कि हम उनका ख़ास ख्याल रखें, ज़्यादा शोर शराबा ना करें और आते जाते उनकी खैरियत मालूम करते रहें। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे पूरा भी कर दें। ईदैन पर या अगर हमारे घर कोई फंक्शन हो या कोई खुशी हो तो पड़ोसियों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करना चाहिए और दुख और परेशानियों में उनकी मदद करनी चाहिए। पड़ोसियों के हम पर बहुत हुकूक हैं, हमें चाहिए कि हम इनका ख्याल रखें। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कॉम्प्लेंट, जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपकी टीचर मिस ताहिरा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें आज के पहले सेगमेंट की जानिब, जो है गपशप। मुझे ये तो पता चल चुका है कि आप सबको कहानियां सुनना बहुत पसंद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस किस्म की कहानियां पसंद हैं। अच्छा, आपको परियों की कहानियां अच्छी लगती हैं, ओके। और आपको सस्पेंस और जासूसी कहानियां, वाह भाई। आपको जानवरों की कहानियां पसंद है, हाँ भाई, बहुत मजेदार होती हैं। जी, आप कुछ कह रहे हैं, डरावनी कहानियां, हाँ भाई, इन कहानियों को पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अरे आपसे तो पूछा ही नहीं। ये कह रही हैं इन्हें तारीखी कहानियां पसंद हैं, सच्ची कहानियां, बहुत खूब। और आप क्या कह रहे हैं? रुकिए जरा गौर से सुने। जी कहिए। इनका कहना है इन्हें वो कहानियां अच्छी लगती हैं जो उन्हें उनकी दादी या नानी या घर का कोई भी बड़ा सुनाता है। आपको पता है ऐसी कहानियों को क्या कहते हैं?
ऐसी कहानियों को लोक कहानियां कहते हैं। किस्सा गोई या कहानी सुनाने का फन इतना ही पुराना है जितना इंसानी तारीख। जमाना कदीम में किस्सा गोई की अहमियत बहुत ज्यादा थी। लोग सूरज ढलते ही मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे होते और दिन भर के वाकयात के अलावा कुछ पुरानी कहानियां भी सुनते सुनाते। ये वो कहानियां होती जो उन्होंने अपने बाप दादा से सुनी होती। यूं ये कहानियां एक के बाद दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती और आगे से आगे चलती जाती। इन कदीम सुनी सुनाई कहानियों को लोक कहानियां कहते हैं। हर लोक कहानी किसी खास वाक़े या इलाके से जुड़ी होती है। इसीलिए अगर किसी इलाके के लोगों के मिजाज, तहजीब व सकाफत और रहन सहन के मुतालिक जानना हो तो वहाँ की लोक कहानी देखी जाती है, जो कि इस इलाके की सही तर्जुमान होती है। अब आपके इलाके की कहानी दूसरे सूबे या कस्बे की कहानी से मुख्तलिफ होगी। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ कस्बों, देहातों और गाँव में आज भी लोग जब कामकाज से फारिग होते हैं तो चारपाइयां डालकर एक दूसरे को पुराने जमाने के किस्से सुनाते हैं। ये वही किस्से और कहानियां होती हैं जो उन्होंने अपने बड़ों से सुनी होती हैं। इन लोक कहानियों से इस इलाके के रहन सहन और वहाँ के लोगों की आदत और अतवार का पता चलता है। ये कहानियां बहुत दिलचस्प और सबक आमोज होती हैं। हाँ जी, लोक कहानियों पर तो काफी बात हो गई। अब जरा कुछ पढ़ाई की बात हो जाए तो अपने अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं, जो है तो फिर सीखते हैं। आज हम बहुत ही मजेदार काम सीखने जा रहे हैं। पहले मैं आपको एक मशहूर लोक कहानी सुनाऊंगी जो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को सुनाने का एक मकसद है। इसे जानने के लिए कहानी गौर से सुनना बहुत जरूरी है। तो सुनते हैं। कहानी का उन्वान है शेर आया शेर आया। किसी गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था। वो रोजाना सुबह सवेरे अपनी बकरियों और भेड़ों का रेवड़ लेकर उन्हें घास चराने पहाड़ों के दामन का रुख करता था, जहाँ हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। बकरियां और भेड़ें मजे से घास चरती और वो उनकी रखवाली करता। पहाड़ों की एक जानिब घना जंगल था तो दूसरी जानिब गांव के खेत खलियान थे, जहां उस गांव के सादा लेकिन मेहनती किसान सूरज निकलने से पहले ही अपना काम शुरू कर देते थे। खेतों की भरपूर फसलें इस बात का सबूत थी कि किसान अपना काम निहायत ईमानदारी और मेहनत से सरंजाम देते थे। एक दिन उस चरवाहे को शरारत सूझी। उसने बकरियों को घास चरने छोड़ा और एक ऊंचे टीले पे चढ़कर किसानों को जोर जोर से पुकारने लगा, शेर आया, बचाओ बचाओ। उसकी चीखों पुकार सुनकर सारे किसान अपने अपने औजार और हथियार लेकर उसकी मदद को दौड़े। लेकिन जब वो उसके करीब पहुँचे तो उन्हें चरवाहा देखकर जोर जोर से हंसने लगा। देखा कैसा बेवकूफ बनाया। उसकी इस हरकत पर सारे किसान बहुत नाराज हुए और उसे खूब बुरा भला कहा, लेकिन वो हंसता रहा। अगले दिन उसने फिर वही हरकत की। शेर आया, बचाओ बचाओ। किसान बेचारे फिर उसकी पुकार पर दौड़े चले आए। अब की बार वो हंसी के मारे लोट पोट हो रहा था। किसानों में से एक बुजुर्ग किसान ने उसे समझाया कि बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। हम सब अपने काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने भागे चले आते हैं। ऐसा ना हो तुम्हें सचमुच मदद चाहिए हो और कोई तुम्हारा यकीन न करे। ये कहकर वो सब वापस अपने कामों पर लौट गए। लेकिन चरवाहा अपनी शरारत पर खुद ही कह लगाता रहा। उसे ऐसा लग रहा था उसने किसानों को बेवकूफ बनाकर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उस दिन भी वो हस्बे मामूल अपनी बकरियां और भेड़ें लेकर पहाड़ के मैदान में पहुंचा। उस दिन भी उसने वही शरारत करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले वहां जंगल से सचमुच का एक शेर आ निकला। इतनी सारी बकरियां और भेड़ें देखकर शेर की तो मुंह में पानी आ गया। उसने जस्त लगाई और कई बकरियों को चीर फाड़ के रख दिया। चरवाहा टीले पर चढ़कर चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, शेर आया। लेकिन किसानों ने उसकी आवाज पे कान नहीं धरे और दूसरी तरफ शेर उसकी कई बकरियों और भेड़ों को खा गया, कई को जख्मी कर गया। बहुत सी डर कर भाग गई। खुद चरवाहे ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। उसे एहसास हो गया था कि झूठ बोलकर उसने अपना भरोसा खुद तोड़ दिया है,
लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था। उसने गांव के सब किसानों से माफी मांगी और आइंदा के लिए झूठ बोलने से तौबा कर ली। ओहो, मैं तो कहानी सुनाने में इतनी मगन हो गई थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। चलिए, कहानी तो आपने सुन ली, अब जरा अपनी कॉपियां निकालें और उस पर एक हेडिंग या मौजू लिखे, कहानी के अज्जा। लिख लिया आपने? चलें जी, अब मेरे सवालात के जवाब दें। आपने ये कहानी सुनी, इस कहानी में आपको क्या क्या चीजें नजर आईं? मेरा मतलब है, आप जब भी कोई कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें आमतौर पर क्या क्या होता है? चलिए लिखते जाइए। सबसे पहले कहानी का उन्वान या प्लॉट। अब प्लॉट क्या होता है? प्लॉट में आप कहानी का मरकजी ख्याल सोचते हैं, उसके लिए किरदार और सूरत-ए-हाल तजवीज करते हैं, यानी कि पूरा प्लान करते हैं जी। नंबर 2, मंजर। बिल्कुल, इस कहानी में कहाँ का मंजर था? गांव का, और भी थे मनाजिर। पहाड़ का मंजर था और खेत का मंजर था। बिल्कुल ठीक। नंबर 3, अच्छा भाई, नंबर 3 कौन बताएगा? आप बताइए। वक्त। अरे वाह, शाबाश। अब जरा वजाहत करें, यानी जो मंजर बताया जा रहा है वो किस वक्त का है? सुबह का है तो आप क्या लिखेंगे? सूरज तुलू हो रहा था, चिड़िया चहचहा रही हैं। गोया सारे काम जो सुबह होते हैं वो मंजर का वक्त बताते हैं। इस तरह अगर किसी कहानी में कोई रात का मंजर है तो सितारों का जिक्र हो सकता है, अंधेरे का या चांद की रोशनी मंजर में लिखी होगी, जिससे आप अपने ख्याल में इस सीन को उसी वक्त के हिसाब से सोचते हैं, है ना? कभी कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें अगर ये लिखा हो कि सूरज तुलू हो रहा था तो आपके जहन में फौरन क्या ख्याल आएगा कि ये सुबह के वक्त की बात हो रही है। हालांकि उसमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि सुबह का वक्त था। हो सकता है सिर्फ यही लिखा हुआ हो कि सूरज तुलू हो रहा था, या फिर ये लिखा हो कि चांद अपनी रोशनी फैला रहा था। तो चांद अपनी रोशनी तो रात में ही फैलाएगा, यही नजर आता है ना आपको? अच्छा जनाब, नंबर 4 जी, किरदार। बिल्कुल, ये कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। किरदार 2 तरह के होते हैं। एक होता है मरकजी किरदार, यानी कहानी जिसके गिर्द घूमेगी, और दूसरे किरदार होंगे सानवी किरदार, जो कहानी में वक्फे वक्फे से आएंगे। एक और बात याद रखिए, मरकजी किरदार यानी जो मेन कैरेक्टर होगा वो कभी अच्छा होगा और कभी बुरा। अच्छा ये बताइए, इस कहानी का मरकजी किरदार कौन था? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, चरवाहा इस कहानी का मरकजी किरदार था। इसे शुरू में एक शरारती और झूठा इंसान दिखाया गया, लेकिन बाद में वो एक अच्छा किरदार बन गया। ओके, नंबर 5, वाकयात। बिल्कुल, कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए वाकयात शामिल किए जाते हैं, जो किरदारों के मिजाज और आदत यानी उनकी बातों और एक्शन से बताए जाते हैं। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा आप ये बताइए, इस कहानी में वाकयात को कैसे आगे बढ़ाया? जी जैसे पहली बार किसान आए, फिर दूसरी बार आए, इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। अब ये भी हो सकता था कि वो पहली दफा में शेर आया बोलता और वो किसान दौड़े दौड़े आते और उसे समझाते कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इस तरह तो कहानी जल्दी खत्म हो जाती। लेकिन कहानी में तजस्सुस और रवानी पैदा करने के लिए वाकयात होने बहुत जरूरी है। अब बारी आती है मसले की। अरे बता रही हूँ किसे कहते हैं मसला। मसला यानी कि प्रॉब्लम, कहानी के अंदर कोई सिचुएशन क्रिएट करे। जिस प्लॉट पे कहानी लिखी गई है, आपका क्या ख्याल है उसमें मसला क्या था? जी, चरवाहा झूठ बोलता था, यानी कि जो प्रॉब्लम हुई थी वो उसके झूठ बोलने से हुई थी। तो आपकी जो कहानी होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम या मसला जरूर होना चाहिए। नंबर 5, क्लाइमेक्स, कहानी का नुक्ता उरूज। ये कहानी का वो हिस्सा होता है जब कहानी में कोई मुश्किल पेश आती है। आपका क्या ख्याल है, इस कहानी में नुक्ता उरूज यानी क्लाइमेक्स कहाँ था? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, जब असल में शेर आ गया था। यहाँ पर कहानी पढ़ने वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आगे क्या होगा। आप सोचिए, कोई कहानी याद कीजिए जिसमें क्लाइमेक्स पर आकर आपको ये तजस्सुस हो कि आगे क्या होने वाला है। कहानी में नुक्ता उरूज यानी क्लाइमेक्स की बहुत अहमियत है, इससे कहानी में तजस्सुस बढ़ता है। इसके बाद क्या होगा, कौन बताएगा?
ये तमाम चीजें कहानी के क्लाइमेक्स को बढ़ाती हैं। अब आगे चलें। क्लाइमेक्स तो हो गया, क्लाइमेक्स के बाद क्या होना चाहिए? चले यहाँ मैं आपकी मदद कर देती हूँ। क्लाइमेक्स के बाद उस मसले का हल कहानी में शामिल किया जाता है जो कहानी को इख्तिताम की तरफ ले जाता है। और फिर आखिर में सबक। तो फिर जरा याद कीजिए कि कहानी के अज्जा क्या क्या हैं। नंबर 1 उन्वान, नंबर 2 प्लॉट, नंबर 3 मंजर, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 किरदार, नंबर 6 वाकयात, नंबर 7 मसला, नंबर 8 नुक्ता उरूज या क्लाइमेक्स, नंबर 9 हल और नंबर 10 इख्तिताम और सबक। तो आज हमने लोक कहानियों के बारे में बात की और कहानी के अज्जा के बारे में सीखा। अब जल्दी से डायरी निकालिए और होमवर्क लिखें। सेगमेंट है हम भी कर सकते हैं। एक कहानी मुंतखब कीजिए और उसके अज्जा को अलग अलग कीजिए। मसलन कहानी का मंजर अलग कीजिए, कहानी के किरदारों को अलग कीजिए, कहानी का क्लाइमेक्स अलग कीजिए और हर जुज़ के सामने उस कहानी का वो हिस्सा लिखिए जो आपके ख्याल में उस पे पूरा उतरता है। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी, पाकिस्तान की और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। जबरदस्त। आइए कहानी के अज्जा दोहराते हैं। उन्वान, प्लॉट, मंजर, वक्त, किरदार, वाकयात, मसला, नुक्ता उरूज या क्लाइमैक्स, हल, इख्तिताम और सबक। हादिया, आज हम क्या खेल रहे हैं? नबीहा, हम आज ऑड वन आउट खेलेंगे। मैं आपको 4 चीजों के नाम बताऊंगी और आपने ये पता लगाना है कि इनमें से क्या मुख्तलिफ है। ठीक है, तो फिर खेलना शुरू करते हैं। तो नबीहा, मुझे बताएं कि शेर, गाय, मुर्गी और हाथी में से क्या अलग है? सोचने दो। मुर्गी के अलावा बाकी सारे जानवर 4 टांगों पर चलते हैं, तो मुर्गी ऑड हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। अब नबीहा, आपके पास एक पॉइंट है। हादिया, अब आप बताएं, बुक, नोटबुक, डायरी और पेन में से क्या डिफरेंट है? ये तो बहुत इजी है नबीहा। इनमें से जाहिर है पेन मुख्तलिफ है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब हम दोनों के पास एक एक पॉइंट है। नबीहा, आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? तकिया, पंखा, बिस्तर और चादर। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सब चीजें हमें आराम देती हैं। फिर क्या मुख्तलिफ हो सकता है? सोचने दो। क्या हो सकता है? मुझे नहीं आ रहा। नबीहा, इनमें से पंखा अलग है क्योंकि वो सिर्फ हमें हवा देता है, लेकिन बाकी सब चीजें हम सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओह अच्छा, समझ आ गई है अब मुझे। चलें हादिया, अब आप बताएं इनमें से क्या अलग है? टीचर, स्टूडेंट, लॉयर एंड पायलट। ये तो सब ही अलग है क्योंकि ये सब एक मिनट, इनमें से स्टूडेंट अलग होगा क्योंकि उसके अलावा बाकी सब तो पेशे हैं, यानी कि प्रोफेशंस, है ना? जी बिल्कुल हादिया, आपने सही बताया। इसका मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और मेरे पास सिर्फ 1 है, तो आप जीत गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू नबीहा। तो इसी के साथ हम सुनते हैं आज का अगला कॉम्पोनेंट जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारा रेडियो प्रोग्राम बाकायदगी से सुन रहे होंगे। मैं आपकी मेज़बान राहिला माहीन आपके सामने आपके पसंदीदा प्रोग्राम 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ हाजिर हूँ, एक नए तस्वुर के साथ जिसे हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद पाएंगे। लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जो काम हम कर रहे हैं वो असल में मैथ का एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर बड़ों को भी समझ नहीं आता। अरे मैं आपको बताना भूल गई कि आज अब्दुल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम मिस। आप किस कॉन्सेप्ट की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ HCF की, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, उर्दू में आधे आजम कहते हैं। अब्दुल्ला, अगर आप किसी बड़े से पूछेंगे ना कि HCF क्या होता है तो वो आमतौर पर जवाब देंगे
हमें तो आज तक समझ ही नहीं आया कि हम HCF पढ़ते क्यों हैं। आखिर हमारी हकीकी जिंदगी में HCF कहाँ होता है? मिस, आप ठीक कह रही हैं। मेरे बाबा ने मुझे यही जवाब दिया था और सच्ची बात ये है कि मुझे HCF निकालना आता है, लेकिन उसे हकीकी जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये नहीं पता। तो चले आज हम आपकी ये कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है। तो आज की मैथमेटिक्स की मशीन हमें ये बताएगी कि 2 या 2 से ज्यादा 2 डिजिट का कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे और HCF से रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे हल करेंगे। तो बेटा मेरा पहला सवाल ये है कि फैक्टर्स क्या होते हैं? मिस, फैक्टर जैसे 6 के फैक्टर हैं 2 और 3। बिल्कुल सही। 6 के फैक्टर्स 2 और 3 हैं, लेकिन 1 भी सबका फैक्टर होता है। दरहकीकत फैक्टर एक डिवाइजर होता है, यानी कि इस नंबर से कोई दूसरा नंबर तकसीम हो जाए। जैसे 6 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है ना? जी मिस, और 8 2 और 4 के टेबल में आता है। अब्दुल्ला आप फिर 1 को इग्नोर कर रहे हैं। 8 के फैक्टर्स में 1 2 4 और 8 हैं। सॉरी मिस। कोई बात नहीं। अब हम 2 नंबरों के फैक्टर्स लिखते हैं और मैं तमाम बच्चों से जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं दरखास्त करूंगी कि वो अपनी कॉपियां और पेंसिल निकाल लीजिए। जो मैं सवाल बताऊंगी उसे आप हल करना शुरू करें। तो आप सब बच्चे तैयार हैं? जबरदस्त। तो सबसे पहले लिखें 32 और 32 के तमाम फैक्टर्स लिख दें। तरीका तो पता है ना आप लोगों को। हम शुरू करेंगे 1 से। अब्दुल्ला आप कैसे लिखेंगे? मिस, मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाई 32। 2 के टेबल में 16 टाइम्स आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16। 3 में नहीं आता, फिर 4 में आता है 8 टाइम्स। 4 मल्टीप्लाई बाई 8। 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता और 7 में भी नहीं आता। 8 में आता है मिस 4 मरतबा। अब्दुल्ला आपने 4 टाइम्स 8 तो लिखा हुआ है, इसे उल्टा करके पढ़ लें तो 8 टाइम्स 4 सेम हो जाएगा, है ना? तो जब हमारे पास फैक्टर्स रिपीट होने लगते हैं, जैसे 8 टाइम्स 4 एंड 4 टाइम्स 8, तो हम वहीं स्टॉप कर देंगे। अब जितने नंबर मल्टीप्लाई के राइट और लेफ्ट हैंड पर हैं, इनको दोबारा लिखिए। 1 मल्टीप्लाई बाई 32, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 और 4 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इन तमाम फैक्टर्स को एक लाइन में लिखें और 1 से शुरू करें। तो ये फैक्टर्स क्या होंगे अब्दुल्ला? मिस, ये हो गए 1 2 4 8 16 और 32। वेरी गुड। अब हम फैक्टर्स निकालते हैं 24 के। अब्दुल्ला क्या आप कर सकते हैं? जी मिस, बिल्कुल। 1 मल्टीप्लाई बाई 24, 2 मल्टीप्लाई बाई 12। 2 की टेबल में आता है 12 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 और 4 मल्टीप्लाई बाई 6। 5 में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है 4 टाइम्स। अरे ये क्या, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 तो पहले से लिखा है। इसका मतलब है कि हमें स्टॉप कर देना है। अब्दुल्ला अब आप 24 के फैक्टर्स भी 32 के फैक्टर्स के नीचे लिख दें। 24 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 32 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16 और 32। अच्छा, अब जरा वो फैक्टर्स बताएं जो दोनों नंबरों में मौजूद हैं। मिस, ये तो 1 2 4 और 8 है। ये तमाम कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं, यानी 24 और 32 को आप 1 2 4 और 8 किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लिखिए नंबर 40 और उसके फैक्टर्स निकालें। और जो बच्चे सुन रहे हैं आप लोग भी इसके फैक्टर्स निकालें। 1 मल्टीप्लाई बाई 40। 2 की टेबल में 20 टाइम्स आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20। 3 में नहीं आता, 4 में 10 टाइम्स आता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10। 5 में 8 टाइम्स आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 8। 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 से 5 टाइम्स, लेकिन 5 मल्टीप्लाई बाई 8 हम लिख चुके हैं, इसलिए 8 मल्टीप्लाई बाई 5 नहीं लिखेंगे। तो हमारे टोटल फैक्टर्स हैं 40 के 1 2 4 5 8 10 20 और 40। अब्दुल्ला आपने बहुत अच्छे तरीके से 40 के फैक्टर्स निकाले। आई एम रियली इम्प्रेस्ड।
अब जो आपने 32 के फैक्टर्स पहले से लिखे हुए हैं वो आप 40 के फैक्टर्स के नीचे लिख दें ताकि हम 40 और 32 के कॉमन फैक्टर्स निकाल सकें। ठीक है। 40 के फैक्टर्स थे 1, 2, 4, 5, 8, 10 और 20 और 40। और 32 के थे 1, 2, 4, 8, 16 और 32। अब मैं इनका कॉमन निकालता हूँ। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है और 8 दोनों में है। बस टीचर बाकी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक्सीलेंट अब्दुल्ला। अब आप बताएं इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? बड़ा नंबर मतलब साइज के हिसाब से? जी बिल्कुल। मिस वो है 8। जी, तो 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 40। यानी 8 हमारा HCF है। जी, तो क्या समझ आया? मिस हमने पहले दोनों नंबरों के फैक्टर्स निकाले, फिर हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाले। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लेट्स प्रैक्टिस। लेट्स प्रैक्टिस। तो अब्दुल्ला, आप और तमाम बच्चे क्या आप तैयार हैं? मैं आपको नंबर दूंगी और आप उसके फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है? तो आपके नंबर्स हैं 12, 16 और 30। मैं रिपीट कर रही हूँ, 12, 16 और 30। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स लिखें। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओह, ये तो रिपीट हो गया। मिस 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। मिस दूसरा नंबर क्या है? अब्दुल्ला, आप तो बहुत तेज जा रहे हैं। खैर, दूसरा नंबर है 16 और तीसरा नंबर है 30। 16 के फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 में नहीं आता, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5, 6, 7 में भी नहीं आता, फिर 8 के टेबल में 2 दफा। ओह, वो तो लिखा हुआ है तो मुझे स्टॉप करना है। 16 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 8 और 16। अब 30 की बारी है। 1 के टेबल में 30 टाइम्स, 2 के टेबल में 15 टाइम्स और 3 के टेबल में 10 टाइम्स। 4 में नहीं आता, 5 में 6 टाइम्स, फिर 6 में 5 टाइम्स। ओह, ये तो रिपीट हो गया, तो मतलब यहाँ स्टॉप करेंगे। 30 के फैक्टर्स हुए 1, 2, 3, 5, 6, 10 और 15 और 30। मिस मैंने तो तीनों नंबरों के फैक्टर्स निकाल लिए। वेरी गुड। अब जरा तीनों नंबर्स के फैक्टर्स को अलग अलग लाइनों में लिख लीजिए। 12 के थे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 16 के थे 1, 2, 4, 8, 16 और 30 के थे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। आप बताएं तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? मिस तीनों में, एक तीनों में है, 2 तीनों में है, 3 और 12 30 में है, लेकिन 16 में नहीं है। नो 4 भी 30 में नहीं है, 6 भी 12 भी नहीं है। बस सिर्फ 1 और 2 तीनों के कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। वेरी गुड अब्दुल्ला, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन से बहुत मुतासिर हुई हूँ। अब जरा इन तीनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिस 1 और 2 में 2 बड़ा है, तो 2 इनका HCF होगा। जी बिल्कुल। देखें, 1 तो सबका फैक्टर है, तो हम 1 को HCF में काउंट नहीं करेंगे, तो हमारा HCF है 2। मिस मुझे समझ आ रहा है। आप बच्चों को भी समझ आ रहा होगा ना? वेरी गुड। अब हम चलते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस की तरफ। हाउ टू अप्लाई HCF इन अवर रियल लाइफ। ये बताएं, रमजान में जब हम इफ्तारी कराते हैं तो हम प्लेटें पहले से तैयार करते हैं ना? जी बिल्कुल मिस। अब मुझे बताएं कि अगर मेरे पास 12 खजूरें हैं, 24 समोसे हैं और 36 केले हैं, तो हम कितनी प्लेटें बना सकते हैं और हर प्लेट में कितने आइटम्स आएंगे? मिस ये कैसे पता चलेगा? HCF से। HCF रमजान की प्लेटों में? देखिए बेटा, जब भी हम चीजों को बराबर तकसीम करते हैं तो हम अनइंटेंशनली HCF को अप्लाई कर रहे होते हैं। आप सबसे पहले इन तीनों नंबरों का HCF निकालिए।
फैक्टर ऑफ 12 हैं 1 2 3 4 6 और 12। फैक्टर ऑफ 24 1 2 3 4 6 8 12 और उसके बाद 24। फैक्टर ऑफ 36 1 2 3 4 6 9 एक और दफा 20 और फिर 18 और 36। कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 और 12 और HCF है 12। तो उससे क्या पता चलता है मिस? इससे पता चलता है कि हम कुल 12 प्लेट्स बना सकते हैं। अब हर प्लेट में कितने आइटम्स होंगे, तो हर नंबर को आप 12 से डिवाइड कर दें। तो 12 खजूरें 12 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1। हर प्लेट में एक खजूर जाएगा। बिल्कुल सही। 24 समोसे 24 डिवाइड बाय 12 होंगे 2, तो हर प्लेट में 2 समोसे होंगे। वेरी गुड। 36 बनाना 36 बनाना 36 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स 3। हर प्लेट में 3 केले जाएंगे। कैसी लगी आपको एक्टिविटी? देखें, हम हर रमजान में इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। इफ्तार पार्टियों में प्लेटें पहले से तैयार करते हैं। कभी आपने सोचा कि हम HCF की मदद से ये काम कर रहे हैं? नहीं मिस, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम HCF को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी क्लास में 8 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। हमें इनके ग्रुप्स बनाने हैं। हर ग्रुप में मैक्सिमम कितने बॉयज और गर्ल्स होंगे और कुल कितने ग्रुप्स बनेंगे? क्योंकि हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो डिवाइजर तो फैक्टर होता है। इसका मतलब है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 और 8। फैक्टर्स ऑफ 20 1 2 4 5 10 और 20 और कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4, तो इसका मतलब है 4 ग्रुप्स बन सकते हैं। वेरी इम्प्रेसिव। अब ये बताएं, हर ग्रुप में कितने लड़के और लड़कियां होंगी? अब मैं दोनों नंबरों को 4 से डिवाइड करूंगा, तो टोटल गर्ल्स 8 हैं, तो 8 डिवाइड बाय 4 मतलब 2। हर ग्रुप में 2 लड़कियां होंगी। और लड़के 20 डिवाइड बाय 4 मतलब 5। हर ग्रुप में 5 लड़के होंगे। वेरी गुड अब्दुल्ला। आपने देखा हम HCF से किस तरह ग्रुपिंग करते हैं। अब आता है आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है लेट्स रिकैप। तो बच्चों, आज हमने सबसे पहले नंबरों के फैक्टर्स निकाले, फिर कॉमन फैक्टर्स और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाले। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। HCF सबसे बड़ा नंबर जो एट अ टाइम 2 या 2 से ज्यादा नंबरों को तकसीम कर दे। HCF हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब भी हमें चीजों को जिनकी तादाद मुख्तलिफ हो डिवाइड करना पड़े तो HCF बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, चाहे वो दावत में बनाई जाने वाली प्लेटें हों या किसी गेम्स में बनाने जाने वाले ग्रुप्स हों। HCF is always there to tell us the exact answer। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का लेसन समझ आ चुका होगा। HCF से मुताल्लिका सवालात आपकी किताबों में मौजूद हैं, उन्हें अपनी कॉपियों में हल कर लीजिए। इसके साथ ही अपने मेजबान राहिला माहीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अब बारी है एक्सरसाइज की। हाँ तो बच्चों, आप तो तैयार एक्सरसाइज के लिए? अपनी जगह पे खड़े हो जाएं ताकि हम वार्म अप एक्सरसाइज करें, जिसमें आपको अपनी जगह पे खड़े हुए ही उछलना है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलें, अब रुक जाएं। अब हम करेंगे सांस की मशक। सही है? अब नाक से सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, अब मुंह से निकालिए, दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए, वापस से नाक से सांस लीजिए, रोकिए, अब मुंह से निकालिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपको अपने पाँव की उंगलियों को छूने की कोशिश करनी है। शुरू करते हैं। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब दोबारा सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। वापस नाक से सांस लीजिए, रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, अब मुंह से निकालिए। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। चलें अब हम सुनते हैं अपना अगला कॉम्पोनेंट जो है आओ जाने। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीखी कहानियाँ सुनेंगे मज़े मज़े की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है जिम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से। आज हमारे स्टूडियो में हम सबके चहीते अंकल शेरी आए हैं और आपको तो पता ही है अंकल शेरी और सर सैयद अहमद ख़ान बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान कौन है, तो फिक्र नहीं करें, मैं बताती हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान एक मुस्लिम लीडर थे जिनकी कोशिशों और उनके नज़रिए की वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अंकल शेरी से अपने मुल्क के इस अजीम लीडर के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल शेरी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका सर सैयद अहमद ख़ान से क्या रिश्ता था? सर सैयद अहमद ख़ान मेरे बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। इनकी हर एक बात मुझे आज तक याद है। वो एक अजीम इंसान और आज़ाद ख्याल शख्सियत के मालिक थे। अच्छा अंकल जी, बच्चों को ज़रा 2 नेशन थ्योरी के बारे में बताएं, जिसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान मशहूर भी थे। 2 नेशन थ्योरी या 2 कौमी नज़रिया सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले पेश किया था। इस थ्योरी के मुताबिक बर्रे सगीर में हिंदू और मुस्लिम्स 2 अलग अलग कौमें यानी नेशंस थी, जो ना सिर्फ मजहबी लिहाज से बल्कि समाजी, माशरती और सकाफ़ती लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस नज़रिए की बुनियाद पे और मुसलमान लीडर्स की कोशिशों से 1947 को मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान की सूरत में वजूद में आया और हम सब आज आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त अंकल जी। और बताएं सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या क्या किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों में सियासी शऊर उजागर किया। उन्होंने मुसलमानों के हालात सुधारने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने मुसलमानों और अंग्रेज़ों के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत की थी। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी ना, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानी जाती थी। जी हाँ, आजकल वही यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, जो हिंदुस्तान में है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपने हमें इतनी सारी मालूमात दी सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। आज चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। आज हम इस सेगमेंट में गिलगित बल्तिस्तान के एक बच्चे हमजा की कहानी सुनेंगे। उम्मीद है आप सब भी ये कहानी बहुत गौर से सुनेंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं हमजा की कहानी के लिए? 9 साल का हमजा गिलगित का रिहायशी है। एक दिन स्कूल से वापस आने के बाद हमजा अपना पुराना बैट ढूंढते हुए घर के स्टोर रूम में गया। मिट्टी से लथपथ सारे सामान में हमजा अपना बैट ढूंढने लगा कि अचानक उसकी नजर लोहे के संदूक पे पड़ी। हमजा संदूक को वहाँ से बाहर उठा के लाया और जमीन पे रख दिया। उसने सबसे पहले संदूक से मिट्टी साफ की और खोलने की कोशिश की। सामान के शोर की आवाज से अब्बू भी स्टोर के पास पहुँच गए और हमजा से पूछने लगे, ये संदूक क्यों बाहर निकाला है? इसमें क्या है अब्बू? बेटा, ये तुम्हारे दादा का सामान है। अब्बू, इसे खोलें?
हमजा के अब्बू ने संदूक खोला तो क्या देखते हैं? उसके अंदर एक वर्दी, एक घड़ी और एक फोटो फ्रेम था। इस तस्वीर में 3 लोग हैं। ये 3 लोग कौन हैं? ये बीच वाले आपके दादा हैं और इनके सीधे हाथ पर कर्नल हसन खान और उल्टे हाथ पर कैप्टन बाबर खान खड़े हैं। ये पता है कब की तस्वीर है? नहीं। 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए थे तो कश्मीर के महाराजा ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने का फैसला कर दिया था, जिस पे बहुत लड़ाई हुई थी। कर्नल हसन खान और कैप्टन बाबर खान ने तहरीक शुरू करने का फैसला किया था, जिसमें आपके दादा ने उनका साथ दिया था, तो तभी ये तस्वीर खींची गई थी। अच्छा, फिर 1 नवंबर 1947 को हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद हमारा इलाका आज़ाद हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इलाका गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर 1947 को आज़ाद हुआ था क्या? जी बिल्कुल। अबू, ये घड़ी भी क्या दादा की है? जी बेटा, ये घड़ी दादा की है। और आपको पता है, ये घड़ी दादा को सर सैयद अहमद खान ने दी थी जब दादा उनसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिलने गए थे। अब्बू, ये घड़ी तो चल ही नहीं रही, तो क्या हम इसको ठीक करवा सकते हैं? जी क्यों नहीं, चलो हम घड़ी ठीक करवाने वाले के पास चलते हैं। अब्बू, ये घड़ी ठीक करवाने वाले की दुकान किस तरफ है? वो सामने पहाड़ देख रहे हो, उस तरफ मार्केट है। यहाँ की जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एक जमीनी और दूसरा पहाड़ी इलाका। जमीनी इलाके में लोग रहते हैं और अमूमन फसलें भी उगाते हैं। और पहाड़ी इलाके में? पहाड़ी इलाकों में लोग ज्यादा नहीं रहते और वहाँ फसल भी नहीं उगती। गिलगित में कराकोरम रेंज की काफी सारी पहाड़ियाँ हैं। क्या कोई दरिया नहीं है यहाँ? क्यों नहीं, दरियाए गिलगित है जो सिंदूर की झील से निकलता है और वहाँ से होते हुए दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। अब्बू, मैं बचपन से देख रहा हूँ यहाँ पर तेज बारिश नहीं होती, ऐसा क्यों है? क्योंकि गिलगित में कुल 127 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है, इसीलिए यहाँ बरसात का कोई अलग मौसम नहीं है। हमजा, अब मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ कौन कौन से जानवर देखे हैं जो यहाँ के बाशिंदे पालते हैं? अब्बू, मैंने तो बहुत सारे जानवर देखे हैं। जैसे हमारे घर में गाय है जो हमारे लिए दूध देती है। इसके अलावा हाँ, मैंने देखा है कि लोग बकरियाँ, बैल, दुम्बे, गधे और कुत्ते भी शौक से पालते हैं। शाबाश बेटा। इसके अलावा क्या आपको पता है कि जंगल में भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि भेड़िया, लोमड़ी और मारखोर। चलो एक बात बताओ कि गिलगित में कौन से फल होते हैं? अब्बू, हमारे घर में तो सिर्फ सेब और अंगूर है। इसके अलावा कौन से फल होते हैं? इसके अलावा गिलगित की चेरीज बहुत मशहूर हैं, जो पाकिस्तान के अलावा कई और मुल्कों में भी भेजी जाती हैं और यहाँ नाशपाती भी उगाई जाती है। इसी तरह बातें करते करते अब्बू और हमजा अपनी मंजिल पर पहुंच गए और घड़ी सही करवा ली। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज के सेगमेंट में गिलगित के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा और आप ये सारी बातें याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। पूरी दुनिया में 2 तरीके की तिजारत की जाती है, एक दरामद यानी इम्पोर्ट्स और दूसरा बरामद यानी एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स उस तिजारत को कहते हैं जिसमें आप दूसरे मुल्क से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और उसकी एक मखसूस रकम अदा करते हैं, और एक्सपोर्ट्स उस तिजारत को कहते हैं जिसमें आप दूसरे ममालिक को अपना सामान बेचते हैं और उसकी एक मखसूस रकम ले लेते हैं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रुई यानी कॉटन, चावल, चमड़ा यानी लेदर करता है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की निस्बत एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, जो कि हमारी मईशत के लिए अच्छा नहीं। एक अच्छी मईशत के लिए ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तिजारत बराबरी के साथ हो। एक ज़िम्मेदार शहरी को चाहिए कि अपने मुल्क में तैयार करदा चीज़ों को इस्तेमाल करे और बैरून ममालिक से चीज़ें कम मंगवाए। इसी तरह इस मुल्क के सनतकार तालीमी याफ्ता लोगों के साथ मिलकर नई सनतें लगाएं, जिससे पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें बन सके जो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई सनतें लगाएं और पाकिस्तान की मईशत को महफूज बनाएं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान के लिए कितनी जिद्दोजहद की। उसके बाद हमने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मालूमात हासिल की और आखिर में हमने तिजारत के फ़ायदे और चैलेंजेस देखे। मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप सबको बहुत मजा आया होगा। आज के दिन में सीखे गए तमाम कॉन्सेप्ट्स को अपनी कॉपी से दोहराएं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।